तो सपोज़ अगर मैं किसी एक मेल से शादी करती हूँ, ठीक है, तो और वो पहले फीमेल बॉडी थी, तो किसी तरह मुझे पता चल सकता है कि वो नेचुरली मेल थे या उन्होंने सर्जरी करा के वो मेल बने हैं? मेरे को कोई ऐसा चीज़ है जिससे पता चल पाएगा कि ये मेल है या सर्जरी के स्कार्स हो सकते हैं बॉडी में, जिससे कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं? आइडिया लग सकता है। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मेल टू फीमेल में तो बहुत ही मुश्किल है जानना, क्योंकि मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने शादियाँ की, ज़्यादातर लोग तो बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं। अच्छा, अपने पार्टनर्स को नहीं बताते? हाँ, कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं। हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं इस पॉपुलेशन में भी। कई लोग नहीं भी बताते और उनके हस्बैंड्स को पता नहीं लगता कि वो कभी मेल थे। ओके। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी क्या है आपके अकॉर्डिंग? मेरे को लगता है कि नॉट ओनली प्लास्टिक सर्जरी, इन मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ब्रांचेस द फ्यूचर इज रीजनरेशन। व्हाट इज दैट? रीजनरेशन इज, फॉर एग्जांपल, एक लिम्ब कट गया या मैंगल हो गया, तो आपने उसको काट दिया और वो दोबारा ग्रो करके लिम्ब बन सके। सो बहुत इंटेंस रिसर्च इस फील्ड में बहुत सालों से चलती आई है। एक सैलामेंडर एक ऐसा प्राणी है, जिसका लिम्ब आप अगर काट दे तो रीजनरेट कर देता है। जैसे रेप्टाइल्स, अगर हम एक छिपकली की बात करें, उसकी पूंछ दोबारा ग्रो हो जाती है। पूंछ कर सकती है, बट सैलामेंडर तो अपना कोई भी लिम्ब कर सकता है। और स्टारफिश तो अपनी पूरी बॉडी बना सकती है। स्टारफिश को अगर आप एक हिस्सा काट दो तो ये वाली पूरी स्टारफिश बना देगी, और स्टारफिश जो है अपना वो लिम्ब बना देगी। ओके। तो एक स्टारफिश से हम 2 स्टारफिश भी बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। सो कई ऐसे प्राणी हैं, और उसकी कुछ प्रक्रिया को अगर हम करके ला सकें, और ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-3 जीन्स का ही फ़र्क है, सिर्फ 2-3 जीन्स का फ़र्क है इसमें, इस प्रोसेस में। हमारा अगर उंगली या लिम्ब कट जाता है तो एक वो बना देता है, ब्लड क्लॉट बना देता है, और सैलामेंडर का कटता है तो एक ब्लास्टीमा बना देता है, जो कि सेम है जो फीटस में होता है, ह्यूमन फीटस में होता है, जो यहाँ ब्लास्टीमा ऐसे करके पूरा लिम्ब बनाते जाता है इस डायरेक्शन में। तो मेरे को यही लगता है कि जो फ्यूचर इज़ रीजनरेटिव। कल की तारीख में एक रीजनरेटिव मेडिसिन के ज़रिए इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत से फ्लॉलेस एक तरह का रिकन्स्ट्रक्शन हो पाएगा। तो सपोज़ किसी का हाथ कट गया, तो उसका हाथ पूरा एक इंसान बना पाएगा, और वो बॉडी एक हाथ बना पाएगी। मतलब 2 भविष्य हो सकते हैं फ्यूचर में। वो तो हाथ का इंसान बनाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो मैं नहीं फोर्स ही कर सकता। वो तो अभी फिल्मों में ही है, मेरे ख्याल से एक डेडपूल करके एक पिक्चर थी, उसमें दिखाते हैं, बट वो तो इम्प्रैक्टिकल और चीज़ ठीक नहीं लग रही। बट यस, एक इंसान एक अपने लिम्ब को रीजनरेट कर पाए, दिस लुक्स लाइक इट मे बी पॉसिबल। ठीक है। तो आप अपने जो यंग सर्जन्स हैं जो अभी बन रहे हैं, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी सर्जरी में पहला कदम रख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये चीज़ें करना तो ज़रूरी है लाइफ में? और मैं यही बताना चाहूँगा कि मैजिक से कुछ नहीं अचीव होता, मेहनत ही करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। सो लाइक इन ऑल फील्ड्स, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, आपको यू हैव टू स्पेंड आवर्स इन द फील्ड, hours and days in the field before you can become efficient in that field, before you can have an expertise in that field. तो आप मेहनत करो, emergencies में आओ, ऑपरेट करो पेशेंट्स, be under the guidance of some senior plastic surgeon from your own field. Not only that, बाकी जो स्पेशलिटी के लोग हैं जिनसे फील्ड्स आपकी इंटरफेस करती हैं, फॉर एग्जांपल राइनोप्लास्टी ENT सर्जन के साथ इंटरफेस करती है, वो भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। इसी तरह कई जेनिटल प्रोसीजर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वो आपके एनिमी नहीं है, दे कंप्लीट यू, इनफैक्ट दे आर योर कोलीग्स, और उनके साथ आप मिलके करेंगे सर्जरी, तो एक आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और एक पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। सो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, अल्टीमेटली आप अपनी जगह बना पाएंगे। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। नंबर 2, टेक द हेल्प ऑफ योर कोलीग्स, especially from other specialties also, because they will complete you, they will teach you. And third is, be under the guidance of a senior member of your own specialty, a plastic surgeon, who can under whose guidance you can develop your skills completely.
तो जैसे आपने बताया कि फ्यूचर है रीजनरेशन, तो उससे रिलेटेड हमारे यंग सर्जन्स को कुछ स्टडी करना साइड बाय साइड ज़रूरी है? यस यस, ऑलवेज डू रिसर्च, डू ओरिजिनल रिसर्च। सिर्फ आप रिव्यूज़ मत करो कि इतने प्रोसीजर हुए, इसका ये रिजल्ट रहा, स्टैटिस्टिक्स में मत उलझो, सिर्फ रिव्यूज़ मत करो, ओरिजिनल रिसर्च करो। ब्रिंग ओरिजिनल रिसर्च टू इंडिया एंड लेट इंडिया be the center of medicine like it was in 600 BC. Do you think Indian surgeons are better than any other foreign surgeons? क्या यहाँ पे पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सेम है या एडवांस्ड है, अभी लैक कर रहा है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? आई थिंक मेडिकल फील्ड में इट्स नियरली एट पार। उनके पास आधुनिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि साइमुलेटर्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल साइमुलेटर्स हैं, 3D साइमुलेटर्स वगैरह हैं, वो हो सकते हैं एक्स्ट्रा, बट हम लोग उसमें मेकअप करते हैं इन द टर्म ऑफ sheer numbers, because we are operating 10 times, 20 times, 100 times the patients those the European or the American surgeons may be operating. So yes, definitely Indian surgeons are very good. So like you said, Indian surgeons are operating 10x than any other Yes. abroad surgeons. Are they earning also 10x than those surgeons? Unfortunately no, क्योंकि यहाँ की पे स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर। और as a surgeon, if you operate in a corporate hospital like this, for example, we are operating here, you get only a fraction of what patient pays. Okay. Only a small fraction of what patient pays on a case-to-case basis. So it's difficult sometimes to make ends meet. So the salaries and the perks and remuneration is not at par at all. प्लास्टिक सर्जरी में आपके यहाँ पे सबसे कॉस्टलीस्ट सर्जरी कौन सी है? It could be hand transplant. Okay. हैंड ट्रांसप्लांट अभी 2-3 जगह होता है इंडिया में, सो दैट वुड बी कॉस्टली अफेयर, क्योंकि उसमें एंटी रिजेक्शन मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट में देनी पड़ती हैं। और जो हाथ होता है वो कैडेवर से या ब्रेन डेड पर्सन से लिया जाता है, सो दैट आई थिंक वुड बी द कॉस्टली सर्जरी। इसके अलावा क्रेनियोफेशियल सर्जरीज आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि इट्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्लास्टिक सर्जन एंड अ न्यूरो सर्जन, जबकि हम पूरी स्कल की शेप रीचेंज कर सकते हैं, स्कल की सारी बोन निकाल कर रीशेप करके लगा सकते हैं। टू इन केसेस ऑफ मिसशेपन स्कल या क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जब सूचर्स में फ्यूजन है या क्रेनियल क्लेफ्ट्स हैं, तो ये बड़ी डेयरिंग और बड़ी लंबी सर्जरीज होती हैं। और इनमें प्रोलॉन्ग्ड ICU स्टे होता है, जो कि एक्सपेंसिव होता है पेशेंट के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट सर्जरीज। ऑलमोस्ट कितना घंटे की ये सर्जरी चलती होगी? Craniofacial surgeries can go on for 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Yeah. And gender affirmation can go up to 18 to 20 hours also. Not now, but एक बार आपको बताया था मैंने, शुरू में जब फेलोप्लास्टी किया था तो 14 hours लगे थे। But yes, some of the cancer surgeries can go on that long. And like you said, craniofacial surgery, right? Craniofacial surgery. इसका क्या cost होता होगा approximate? This may be costing around 8 to 10 lakh rupees for the patient. Okay.